के क्या परिणाम आते हैं मैं आपको अवश्य ग्रुप पर भी शेयर करूंगा। तो मैं अन्य कोई परिचय दिए बिना, स्वयं वो आईपीएस अधिकारी हैं, उनका परिचय स्वयं अपने आप में है, पूरे समाज को वो जानते हैं, हमारे राजकुमार जी के सुपुत्र हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन वो स्वयं के स्तर पर जहां जहां भी रहते हैं संचालित करते रहते हैं। हम लोगों की मर्यादाओं का भी उन्हें ध्यान है कि क्या हमारे विषय रहेंगे, कैसे वो इन विषयों के रहते हुए प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को बना सकते हैं। मैं बहुत सम्मान पूर्वक आदरणीय अगम जी को आमंत्रण दे रहा हूं। धन्यवाद संचालक महोदय, आप सभी को जय जिनेंद्र। और जहां तक मैं समझ रहा हूं लगभग 10 मिनट में मुझे अपनी बात रखनी है। तो मेरा विषय यही है कि यूपीएससी में हम कैसे अपना करियर देख सकते हैं। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक तरह की आप समझ सकते हैं संस्था, आयोग है जो बहुत प्रकार के एग्जाम आयोजित कराता है। लेकिन जो 2 सर्विसेज या 3 सर्विसेज बहुत फेमस हैं समाज में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनका भी एक एग्जाम यही कंडक्ट कराता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन को तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आयोग के नाम से ही वो आयोग और भी बहुत एग्जाम कराता है, लेकिन एक ये एग्जाम मुख्य प्रमुखता से कराया जाता है जो हिंदुस्तान का प्रीमियर एग्जामिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं। इसलिए यूपीएससी एग्जाम के तौर पर जाना जाता है। इस एग्जाम में से आप क्या बन सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से हम आईएएस, आईपीएस जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज, जिन 3 सर्विस को कहा जाता है संविधान में, जिन 3 सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस कहा है वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका मतलब ये है कि ये 3 सर्विस ऐसी हैं जो केंद्र इनको सेलेक्ट करता है, लेकिन ये राज्यों में जाकर के काम करती हैं। इन 3 सर्विसेज को अलग अलग राज्य अलॉट होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड, इस प्रकार से अलग अलग राज्य अलॉट होते हैं। उदाहरण के लिए मुझे जैसे मध्य प्रदेश अलॉट हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आप इस एग्जाम को देकर के बहुत सारी सर्विसेज में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये लोग करते क्या है, शॉर्ट में नेक्स्ट स्लाइड, तो आपने इनको देखा होगा समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित रहते हैं। एक साइड आपको कलेक्टर दिखेंगे जो आईएएस अधिकारी बनते हैं, फिर पुलिस में जो होते हैं वो एसपी बनते हैं, और उसके आगे चल करके तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं जहाँ पे आप विदेशों में भी जा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भी जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान की मेन जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें भी जा सकते हैं। कुछ दिन पहले शुद्ध पंचमी पर जो वीर सागर जी, पंडित जी चर्चा कर रहे थे कि हमारे संस्कृत को और जैन दर्शन के विषयों को शिक्षा विभाग में होना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, तो उस शिक्षा विभाग में भी आप जा सकते हैं और एक बड़ा डिसीजन लेकर के आप समाज को सहयोग कर सकते हैं। नीचे आप एक फोटो देख रहे हैं, ये आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसके माध्यम से आप विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के लोगों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और जो भी बड़ी बड़ी डील्स हम लोग उनके साथ, विदेशियों के साथ करते हैं, वो उनके थ्रू होती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद बहुत सारी ग्रुप ए सर्विस होती है जिनको फर्स्ट ग्रेड की सर्विसेज कहा जाता है। इसमें आप स्टेट में नहीं जाते हैं अलग अलग, आप केंद्र के अंडर में ही रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं। एक एक लाइन में बता देता हूँ। इंडियन फॉरेन सर्विस जो विदेश को देखता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये पूरा ऑडिट जो है हिंदुस्तान का वो देखता है। सिविल अकाउंट सर्विस, ये जो हमारा बजट है उसको कहाँ खर्च करना है, कितना बजट है इस साल का, पूरा इंडिया का बजट जो है वो पूरा देखता है। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस जो है कंपनीज को देखता है, मतलब हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो इनके थ्रू ही सरकार से बात कर सकती हैं, कौन से नियमों का पालन करना है, क्या नहीं करना है, वो सब ये देखते हैं। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, जो भी पूरा रक्षा मंत्रालय है उसके अकाउंट्स को ये मैनेज करते हैं। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, आप इसको समझ सकते हैं कि जो कैंट होते हैं अलग अलग जगह, जो सागर में रहते होंगे वो कैंट को जानते होंगे, महू में जानते होंगे, नीमच में जानते होंगे, उदयपुर में भी कैंट है, ऐसे बहुत सारी जगह कैंट हैं आर्मी के। तो उन कैंट के ये एक तरह से आईएएस होते हैं, वहां उन कैंट के कलेक्टर को आईडीईएस बोलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में पूरा जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को संचालित करते हैं, वो ये लोग होते हैं। फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस होती है, जो भी हमारे गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र का संचालन होता है, ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, रक्षा मंत्रालय में।
उसको पूरा ये लोग लीड करते हैं। ये बहुत बड़ी हजारों करोड़ों की कंपनीज होती हैं, उस कंपनी के एक तरह से आप सीईओ होते हैं, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस वाले होते हैं। नेक्स्ट, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस होता है, जो भी 2G 3G 4G वगैरह का स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है वो सब ये देखते हैं। BSNL ये संभालते हैं, उसके MD वगैरह ये लोग होते हैं। फिर इंडियन पोस्टल सर्विस, ये पूरा जो भारतीय डाक है वो इनके अंडर में होता है, पूरा ये संभालते हैं। मतलब सारी रैंक 1 की सर्विसेज हैं, सभी टॉप लेवल के अधिकारी ही होते हैं। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे का पूरा अकाउंट संभालते हैं। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवे में जितना, रेलवे सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर कर्मचारी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कर्मचारी रेलवे में है, तो उस पूरे कर्मचारियों को संभालने के हेड ये होते हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो रेलवे कैसे मूव करेगी, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जाएगी, कहाँ कितनी देर रुकना है, कौन सी नई ट्रेन चालू करनी है, उसका फेयर कितना होगा, किराया भाड़ा, वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस पूरा ये देखती है। फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2 भाग हैं, एक इनकम टैक्स और एक कस्टम्स एंड एक्साइज। तो IRS ऑफिसर जो होते हैं वो इनकम टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, तो वो IRS ऑफिसर्स होते हैं। और कस्टम एंड एक्साइज वाले, क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, चाहे बंदरगाहों से हो या एयरपोर्ट से हो, वो पूरा ये देखते हैं। और उसके अलावा भी जो GST अभी आया है, GST को कस्टम एंड एक्साइज सर्विस के IRS ऑफिसर्स देखते हैं। फिर इंडियन ट्रेड सर्विस, ये पूरा विश्व के साथ हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कितना हमें बाहर भेजना चाहिए, कितना नहीं भेजना चाहिए, फलों का उत्पादन बाहर भेजना है या नहीं भेजना है, बाहर से क्या मंगाना है, ये पूरा विश्व के साथ ट्रेड जो हिंदुस्तान करता है वो ITS देखते हैं। फिर RPF होते हैं, जो रेलवे को सपोर्ट करती है, ऐसी सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, ये भी वर्दीधारी होते हैं, ये RPF होते हैं। नेक्स्ट, फिर अब इसके बाद में सेकंड ग्रेड की जो सर्विसेज हैं, जिन्हें ग्रुप B सर्विस कहा जाता है। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस होती है, आर्म फोर्स का हेडक्वार्टर संभालते हैं। डेनिक्स, ये होते हैं एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज के डिप्टी कलेक्टर्स को डेनिक्स कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज के DSPs को डेनिप्स कहा जाता है। ये जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह सब जगह, अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसमें आ गया है, वहां पर ये रहते हैं। पौंडीचेरी इसमें नहीं है, पौंडीचेरी की जो सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस है वो 4थे-5वें नंबर पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें शुरुआत से एंड कैसे होता है, ये एग्जाम जो है ये एक दिन का नहीं है जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं, इसीलिए इसको बहुत कठिन भी कहा जाता है। इसमें 3 पायदान होते हैं। पहला पायदान होता है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको जून के अराउंड ये एग्जाम होता है, अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। फिर उसका रिजल्ट, उसमें लगभग उसका रिजल्ट आएगा अगस्त में। फिर अगस्त में आया रिजल्ट तो आप मेंस में बैठोगे। मेंस में आपको 9 पेपर होते हैं जिसमें लिखना पड़ता है, ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। उसका रिजल्ट वो होगा अक्टूबर में, उसका रिजल्ट आएगा जनवरी में। फिर जनवरी में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो शास्त्री हैं उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा आमतौर पर स्पीकर्स होते हैं, तो यदि आपके विषय पे पकड़ है तो आप 100% ये 3rd वाले राउंड में बहुत अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं। तो ये होता है फेब से लेके मार्च में होता है, क्योंकि हर दिन 15-20 लोगों का होता है। पीछे वाली स्लाइड रखें 1 मिनट, तो इसमें मार्च तक होता है और फिर फाइनल रिजल्ट आता है मई में। मतलब आप समझें कि यदि इस साल आपने जून में पेपर दिया है तो आप अगले साल के मई में जाकर के, यदि सब कुछ सही रहा तो, बीच में एक भी एग्जाम में फेल हुए तो वापस 0 पे आ जाएंगे, लेकिन यदि सब कुछ सही रहा तो आप अगले साल के मई में जाकर के अधिकारी बनते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी कठिनता मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि जो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स, उसमें लगभग 11 लाख लोग बैठते हैं। उसमें से 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए। 15,000 लोग मेंस देते हैं, उसमें से लगभग 2,500 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और अभी की स्थिति ये है कि पिछले वर्ष 800 सीटें थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं, कभी 700 होती हैं, कभी 1000 होती हैं, तो एंड में 800 अधिकारियों को सेलेक्ट किया जाता है। फिर वो अधिकारी रैंक के हिसाब से टॉप 80-90 जो होंगे वो IAS बनेंगे, फिर उसके बाद के 20-30 IPS, मतलब 80-90 होंगे IPS बनेंगे, फॉरेन बनेंगे, ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, इसमें बेसिक कुछ नियम है कि 21 से लेकर के 32 वर्ष तक के ही लोग इसमें बन सकते हैं। कुछ जो इससे कम के हैं, 21 से कम के अभी सुन रहे हैं, तो वो एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 21 वर्ष के जैसे हों आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। 32 साल से ज्यादा वाले लोग नहीं दे सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन ये कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी फील्ड में जाने से इसमें डिफरेंस ये है कि आप चाहे शास्त्री हो, चाहे
डॉक्टर हो चाहे आईआईटी हो, उससे मतलब नहीं है, एक कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब हमारे बैच में एक एनिमल का जो डॉक्टर था वो भी था, एम्स का पढ़ा हुआ भी था, आईआईटी का पढ़ा हुआ भी था, नॉर्मल कॉलेज का पढ़ा हुआ भी था, बीए किया हुआ भी था, बीएससी किया हुआ भी था। सब तरह के लोग होते हैं, बहुत वैरायटी इसमें आपको मिल जाएगी। और अटेम्प्ट्स आपके पास में 6 होते हैं, 6 अटेम्प्ट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीलिम्स जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें जनरल स्टडीज की चीजें पूछी जाती है। ये पेपर जो होता है ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है मैं आपको आगे बता दूंगा। और जो दूसरा पेपर होता है उसे सीसेट कहा जाता है, उसका नाम होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें गणित से संबंधित थोड़ा थोड़ा आता है। दोनों में 200 नंबर के पेपर होते हैं। पहले वाले पेपर में 2-2 नंबर के 100 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे वाले में 2.5-2.5 नंबर के 80 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं, मतलब या तो आप छोड़ दें तो 0 मिलेगा आपको, लेकिन यदि आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो -66.66 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ऐसे करके आप माने कि यदि आपने 3 गलत कर दिए तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। 0 नहीं रहेगा, -2 हो जाएगा आपका, ऐसा आप समझे। फिर उसके बाद में जो एप्टीट्यूड का दूसरा पेपर होता है उसको आपको सिर्फ पास होना है। 200 नंबर का पेपर है, आप 66 नंबर से ज्यादा ले आए तो पास हो गए, उसमें आपको बहुत हाईएस्ट नंबर मारने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, देखिए जो पहला पेपर होता है उसका थोड़ा सा मैं सिलेबस बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें क्या पढ़ना होता है। आम हमारे आसपास सामयिक घटनाएं क्या चल रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है, ये तो मैं एक एक लाइन में बता रहा हूँ, इन विषयों पर 2-2 3-3 घंटे के सेशन अलग से हो सकते हैं। फिर दूसरा हिस्ट्री होता है और हमारा जो आंदोलन हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल। फिर उसके बाद में भूगोल है। उसके बाद हमारा राज्य तंत्र और संविधान है, कैसे पूरा प्रणाली कार्य करती है। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास के मुद्दे हैं। और फिर उसके बाद एनवायरमेंट, पर्यावरण जिसको बोलते हैं, पर्यावरण से संबंधित सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान, साइंस, ऐसा जो आपने 10वीं तक पढ़ा है। मतलब शास्त्री जो लोग हैं उन्हें ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें तो बहुत कठिन होंगी। कुछ तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली, और कुछ 10वीं तक का ही होता है, तो जिससे आप रिवाइज करेंगे तो आपको वापस समझ में आ सकता है। नेक्स्ट, जो दूसरा पेपर होता है उसमें बहुत बेसिक होता है। जैसे पहला पॉइंट है बोधगम्यता, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक पैराग्राफ में क्या लिखा है वो समझने की ताकत हमारी अच्छी हो जाती है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। दूसरा संचार कौशल और उसमें कम्युनिकेशन स्किल शामिल है। ये थोड़ा सा आप सिलेबस से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी 10वीं तक के लेवल की होती है, बहुत कठिन नहीं होता है ये भी आप, क्योंकि हम लोगों का मैथ्स बहुत समय से छूटा हुआ रहता है, तो जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इसमें थोड़ा सा फायदा होता है। लेकिन जिन जो नहीं भी होते हैं वो भी यदि 10-15 दिन पढ़ते हैं तो उनको बन जाता है इजीली, ज्यादा टफ नहीं है। आधारभूत संख्यन, जो जिसे हम बोलते हैं सम विषम संख्याएं, और प्रॉफिट लॉस निकालना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आप मेंस एग्जाम पे पहुंचते हैं। मेंस जो है उसमें 9 पेपर होते हैं, ये सबसे टफ स्टेज मानी जाती है। इसमें 9 पेपर में सबसे पहला पेपर है निबंध का। निबंध 2 निबंध आते हैं जो आपको लिखने होते हैं। इसमें भी हमारे, क्योंकि लेखन शैली आमतौर पर अच्छी हो जाती है आपकी हिंदी और संस्कृत और जैन दर्शन का साहित्य लिखने के कारण, तो आपको ये निबंध में भी बहुत लाभ मिल सकता है। 3-3 ऑप्शंस आते हैं, उन 3 में से आपको एक पर लिखना होता है, या 4 ऑप्शंस आते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र होता है जिसको GS 1 कहा जाता है, जनरल स्टडीज 1, सामान्य अध्ययन 1। इसमें हिस्ट्री मतलब इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, इन तीनों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये थोड़े से टफ रहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पत्र होता है GS 2। इसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। चौथा प्रश्न पत्र है अपना GS 3 का। इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। मेरे लिए भी टफ था क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, साइंस भी अलग से कभी नहीं पढ़ी थी, तो ये हर व्यक्ति के लिए एक ना एक पेपर इजी होता है और बाकी 2-3 टफ होते ही होते हैं, ये सबके लिए कॉमन है।
जो डॉक्टर होगा उसको उसका मेडिकल वाला इजी लगेगा लेकिन इतिहास टफ लगेगा, जो बीए हिस्ट्री में करके आएगा उसको हिस्ट्री इजी लगेगी, बाकी टफ लगेंगे। आप लोगों के लिए निबंध वगैरह थोड़ा आसान हो जाएगा लेकिन बाकी सब थोड़ा सा टफ लग सकता है। प्रश्न पत्र 5 होता है GS4 का, इसमें एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। नैतिक अपना जो शास्त्र है, सत्यनिष्ठा और उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 20 प्रश्न आएंगे तो उसमें से 10 प्रश्न तो केस स्टडी से रिलेटेड होंगे कि आप एक SDM है, उस समय यहाँ पर ऐसी घटना हो गई और वो पैसे लेकर के आया तो आप क्या निर्णय लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसमें आप जितना अच्छा जवाब देंगे, ये तो मैंने सरल बताया है आपको, कई बार इतनी कठिन केस स्टडी होती है कि आप वाकई में धर्म संकट में पड़ जाते हैं, उसमें आप क्या निर्णय लेंगे उसके आधार पर आपका प्रश्न पत्र 5 डिसाइड होता है, इसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रश्न पत्र 6 और 7 होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, यहाँ पर आप सबसे आगे निकल सकते हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि ये 6 और 7 ही पूरा मार्क्स डिसाइड करते हैं। 250 नंबर के 2 पेपर हैं, 500 नंबर, इसमें आप बहुत बाजी मार सकते हैं। आमतौर पर इसमें जैन दर्शन सब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन संस्कृत जरूर है इसमें। और संस्कृत के पेपर पिछले हिस्ट्री में पिछले 20 साल में देखा गया है कि जिन्होंने भी संस्कृत ऑप्शनल लिया उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, बजाय कि जिन्होंने, जैसे मैंने इतिहास लिया था तो मेरे को जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे कम मेहनत में मेरे से ज्यादा नंबर लोग लेकर के आ गए, फिर मुझे बाकी में कवर करना पड़ा उससे GS 1 2 3 4 में। तो यदि आप संस्कृत अच्छा पढ़ते हैं अभी ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है भी, तो आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आप UPSC का निकाल के देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप 1 और 2 में यदि अच्छा करते हैं तो आप ओवरऑल मार्किंग में बहुत आगे निकल सकते हैं। फिर उसके आगे एक प्रश्न पत्र A होता है का, ये क्वालिफाइंग होता है इंग्लिश का, 10वीं लेवल तक की इंग्लिश आती है, ताकि पता चले कि आदमी को बेसिक इंग्लिश तो आती है या एकदम ही जीरो है, उसके लिए पेपर होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। और फिर अगला प्रश्न पत्र होता है ख, इसमें आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जो हिंदी भाषी है उनके लिए तो बहुत ही सरल होता है, आप आंख बंद करके भी देंगे तो भी पास हो जाएंगे। इसमें आपको 300 में से कितना नंबर लाना है, 99 नंबर लाना है और आप पास हो जाएंगे। तो आप मैं जब गया था तो मैं तो आधा पेपर छोड़ ही आया था तो भी पास हो गया था, क्योंकि जिनको हिंदी आती है उनके लिए बहुत सरल है ये। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 1750 अंक का ये होता है। और उसके बाद में इंटरव्यू के 275 अंक, इस तरह से 2025 अंक का फाइनल पेपर होता है। हिंदी की जगह आप क्या ले सकते हैं, अलग अलग है, सब अपना अपना ले सकते हैं, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम सब है, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो उस तरह का। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में एक फॉर्म आता है जो आपको भरना होता है, जिसे डेफ कहा जाता है, मतलब जो UPSC देते हैं उनमें ही प्रचलित है डेफ। डेफ का फुल फॉर्म है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मैंने पहला पेज आपके साथ शेयर किया है, लेकिन ये 5-6 पेज का होता है, बहुत डिटेल में आपको अपने बारे में लिखना होता है। उदाहरण के लिए आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, कहाँ कहाँ आपको प्राइज मिले हैं, नहीं भी मिले हो तो डरने की जरूरत नहीं है, कई लोग इन कॉलम को खाली भी छोड़ देते हैं। जैसे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इसमें तो इसको बहुत सारे प्राइज मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं भी मिला हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। 10वीं में कितने मार्क्स थे, 12वीं में कितने थे, आपकी हॉबीज क्या है, ऐसे। और फिर इसके बाद ये भी पूछते हैं आपको सबसे पहले क्या चाहिए, IAS चाहिए, IPS चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये फॉर्म उन 5 बोर्ड मेंबर के पास पहले से रहेगा, उस फॉर्म को देख करके ही आधा इंटरव्यू चलता है। आधा तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो उनके मन में, और आधा इसी के बेसिस पे चलता है। मान लो आपने IAS सबसे ऊपर भरा है तो पूछेंगे IAS क्यों बनना चाहते हो, IPS क्यों नहीं बनना चाहते। IPS ऊपर भरा है तो पूछेंगे IPS क्यों बनना चाहते हो, IAS क्यों नहीं बनना चाहते। आपकी हॉबीज में आपने लिखा है कि मुझे गाना गाना पसंद है, तो कौन सा पसंद है, हिंदुस्तानी, कर्नाटक, विदेशी, पॉप, जैज, ऐसे करके। जैसे आप, या फिर शहर से पूछ लेंगे आप कहाँ के रहने वाले हो, मथुरा के, तो मथुरा का क्या फेमस है, मथुरा का इतिहास बताओ। तो कुछ भी करके ऐसे निकल आता है। तो ये डेफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यदि आपने ये भरा है तो इसकी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जब इस प्रकार से पूरा आप पढ़ते हैं तो फिर आप अल्टीमेटली फिर रिजल्ट आता है और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से UPSC का पूरा रहता है। मेरे हिसाब से बहुत सारे डाउट्स रहेंगे जो देना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको बहुत डिटेल में तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आगे भी कभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय अगम जी, बहुत